गुड इवनिंग सभी साथियों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार। स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। भाई साहब, लेक्चर नंबर है 42, जिसमें हम लोग लूसेंट का अध्ययन करने जा रहे हैं। और हम लोग लेक्चर नंबर 41 कल पढ़ा था, जिसमें कुछ स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेवाड़ का समझा था। जो मेवाड़ राजस्थान के दक्षिणी पूर्व दिशा में स्थित था, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा था। आज लेक्चर नंबर 42 में स्वतंत्र राज्यों में जौनपुर और मालवा को समझेंगे, जो अपने आप में एक विशेषता रखते हैं। तो सब बच्चों से बस यही कहना चाहते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और धमाकेदार बैटिंग शुरू हो जाए। चलिए आगे से बच्चे, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। गुड इवनिंग मेरे बच्चा, गुड इवनिंग मेरे लाल। रूबी, कमलदीप, आशा चौधरी, विश्वजीत कुमार, दीपक, अतिबुन, कोमल। चलिए सब बच्चे आ गए, उम्मीद कर रहे हैं ना। जबरदस्त। लाइक शेयर सब ठोक देना यार। आगे चालू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? जौनपुर के बारे में। और आज बहुत बड़ी चीज जाननी है भाई साहब, जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या रीजन है जिसके लिए जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं? आज पूरा का पूरा एक बेहतरीन तरीके से जानेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। प्रणाम बेटा, प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो बेटा। फिर देखो, अब जौनपुर का शासन भाई साहब कब से कब तक रहा? तो सबसे पहली बात तो 1394 से 1499 वंश तक। क्लियर? ईस्वी तक। अब जौनपुर के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जौनपुर नगर की स्थापना, जौनपुर नगर की जो स्थापना माने जाते हैं, किसको माना जाता है? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो भाई साहब तुगलक वंश के राजा थे। फिरोज तुगलक ने अपने भाई जूना खां की स्मृति में कहने का मतलब है भाई साहब, फिरोज तुगलक ने अपने भाई जूना खां की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना करवाई थी। किसने भाई साहब? वो करवाई थी फिरोज तुगलक, मतलब FT ने। क्लियर है? इतनी बात उम्मीद करते सब बच्चों को पता चल गई होगी, दिमाग में आ गया होगा। बिल्कुल। लाइक शेयर तुम्हारा 1% नहीं रुकना चाहिए। अगर वो रुक गया तो समझ लो आप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो। लाइक जब रोक देते हो, समझो मेरे साथ गद्दारी चालू हो जाती। क्लियर है? चलिए अब बात आती है भाई साहब, जौनपुर में एक वंश स्थापित हुआ। उस वंश का नाम था भाई साहब सरकी वंश। क्या नाम था? सरकी वंश। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये। मान लो एक बार आप इसको पढ़ोगे तो भाई साहब जबरदस्त मजा आ जाएगा। ठीक है? तो जौनपुर में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना हुई, जिसका नाम पड़ा भाई साहब सरकी वंश। और सरकी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा, एक हिजड़ा था जिसका नाम क्या था? मलिक सरवर। मलिक सरवर ये क्या था? एक मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था, जिसने जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश, एक सरकी राजवंश की स्थापना की थी। किसने? मलिक सरवर ने। अब बात आती भाई साहब, मलिक सरवर एक प्रकार से इसको और क्या नाम बोला जाता था? अन्य नाम भी आपको याद रखना है, ख्वाजा जहान। क्या नाम है? ख्वाजा जहान। ठीक है भाई साहब, ख्वाजा जहान जो है वो किसका अन्य नाम था? मलिक सरवर का। और मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राजवंश, सरकी राजवंश की स्थापना किए थे।
मलिक सरवर। मलिक सरवर एक हिजड़ा था जिसने जौनपुर में एक सरकी राजवंश की स्थापना करता है। बहुत ही पेपर में प्रश्न बढ़िया आता है। उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गया। अच्छा, आपने 20 लोगों को सेंड कर दिया, क्या बात है। हाँ, कोई गद्दारी ना करना, सब लोग लाइक शेयर वीडियो को कर देना, ठीक है। फिर याद रखिएगा, मलिक सरवर ने एक उपाधि धारण की, टाइटल, और उस उपाधि का नाम क्या था? मलिक उस सर्क। मलिक उस सर्क, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझना क्या होता है भाई साहब, इसका मतलब होता है पूर्व का स्वामी। पूर्व का स्वामी। तो भाई साहब मलिक उस सर्क उपाधि किसकी थी? अर्थात जिसका अर्थ पूर्व का स्वामी कहा जाता है। तो भाई साहब वो उपाधि थी मलिक सरवर की। किसकी थी भाई साहब? मलिक सरवर की। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। हाँ यार, थोड़ा और दबा के शेयर करो। जबरदस्त जबरदस्त भाई साहब, विशाल, अमित, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई? सब बात। अब उसके बाद देखना बहुत प्यार से, तो मलिक सरोवर के बारे में समझ गए। याद रखिएगा, एक स्वतंत्र नगर जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर के संस्थापक फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने किसकी याद में? अपने भाई जूना खां की याद में। और जौनपुर में एक स्वतंत्र राजवंश जिसका नाम है सरकी राजवंश। संस्थापक कौन था? मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था जिसका अन्य नाम ख्वाजा जहान था। और सबसे बड़ी बात, इसकी उपाधि का नाम क्या था? इसकी उपाधि का नाम था मलिक उस सर्क, जिसको कहते थे पूर्व का स्वामी। अब सरकी राजवंश की गद्दी पर कौन बैठेगा? तो याद रखिएगा, अब सरकी राजवंश की गद्दी पे इब्राहिम शाह सरकी बैठेगा। कौन बैठेगा? इब्राहिम शाह सरकी। तो सब लोग तैयार हो जाओ भाई साहब। इब्राहिम शाह सरकी, इब्राहिम शाह सरकी के बारे में, क्योंकि सबसे प्रतापी राजा, सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? इब्राहिम शाह सरकी हुआ। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। हर एक प्रश्न समझाएंगे, मजा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। वैष्णवी रामा मोटे, बहुत बढ़िया। सौरभ चौधरी, आप भी जौनपुर से हो, क्या बात है मेरे बच्चा। लाइक शेयर ठोक देना मेरे बच्चा, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बात करते हैं आगे की तरफ एक जबरदस्त अंदाज में। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए, बहुत बढ़िया। देखते हैं जो अगला शासक बैठेगा यहां पे मलिक सरवर के बाद, जो महत्वपूर्ण शासक है जिसका नाम है इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी। क्लियर है? इब्राहिम शाह सरकी भाई साहब, ये अगला शासक बैठा कहां पे? जौनपुर में सरकी राजवंश की गद्दी पे। और मैं आपको बता दूं, सबसे शक्तिशाली राजा सरकी राजवंश का, सबसे शक्तिशाली मतलब मोस्ट पावरफुल, सबसे शक्तिशाली राजा कौन हुआ? जिसका नाम था इब्राहिम शाह सरकी। क्लियर है? अब इब्राहिम शाह सरकी के बारे में बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं। तो देखो, इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उस मस्जिद का नाम था भाई साहब झंझरी मस्जिद। क्या नाम था? झंझरी मस्जिद। भाई साहब इसने एक मस्जिद का निर्माण कराया था। उस मस्जिद का नाम था झंझरी मस्जिद। अब सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि झंझरी मस्जिद क्यों फेमस है? झंझरी मस्जिद भाई साहब क्यों फेमस है? किस लिए इतिहास में कही जाती है? पता है? क्योंकि भाई साहब ये ऐसी मस्जिद थी जिसमें सभी सूफी संतों के कथन लिखे हुआ करते थे। जिसमें सभी सूफी संतों के क्या हुआ करते थे? कथन लिखे हुआ करते थे। याद रखिएगा, सभी सूफी संतों के कथनों, सभी सूफी संतों के कथनों का उल्लेख मिलता था। किस में मिलता था भाई साहब? झंझरी मस्जिद में मिलता था। याद रखिएगा, बहुत प्यार से प्रश्न याद रखिएगा।
जंजीरी मस्जिद निर्माण कराया था इब्राहिम शाह सरकी ने। फेमस क्यों थी? क्योंकि भाई साहब पेपर में प्रश्न आता है कौन सी ऐसी मस्जिद है जिसमें सभी सूफी संतों के जो कथन बोले गए उनका वर्णन है, तो वो उस मंदिर का नाम है, मस्जिद का नाम है भाई साहब झंझरी मस्जिद। फिर यहीं पे एक प्रश्न याद रखिएगा, बहुत प्यारा सा प्रश्न क्या है। एक भाई साहब था अटाला देवी मंदिर, जौनपुर में पड़ता था, जिसका नाम था अटाला देवी मंदिर। अटाला देवी मंदिर। और सबसे बड़ी बात बता दें, इस अटाला देवी मंदिर के संस्थापक कौन थे या फाउंडर कौन थे? तो याद रखिएगा भाई साहब विजय चंद। विजय चंद्र। क्लियर है? फिर यहीं पे बहुत प्यारा सा प्रश्न था, जो विजय चंद भाई साहब अटाला देवी मंदिर के संस्थापक थे, ये कौन थे? ये कन्नौज के राजा थे। कन्नौज के राजा, क्या नाम था? विजय चंद। अब बात समझना, इनसे क्या लेना देना है? बहुत कुछ लेना देना भाई। क्यों? क्योंकि भाई साहब इब्राहिम शाह सरकी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था। इस मंदिर को तोड़ दिया और इस मंदिर को तोड़ने के बाद इसके स्थान पे क्या बनवा दिया भाई साहब? अटाला देवी मस्जिद बनवा दी। इसके स्थान पर क्या बनवा दिया? अटाला देवी मस्जिद बनवा दी। तो अटाला देवी मंदिर के स्थान पे अटाला देवी मस्जिद किसने बनवाई? भाई साहब इब्राहिम शाह सरकी ने। और अटाला देवी मंदिर का निर्माण किसने किया था? भाई साहब विजय चंद ने, जो कन्नौज के राजा थे। यह प्रश्न भी बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा, बिल्कुल दिमाग में छप गया होगा कि एक जौनपुर में भाई साहब मंदिर फेमस है जिसका नाम है अटाला देवी का मंदिर। और सबसे बड़ी बात बता दें, ये जो अटाला देवी का मंदिर है ये कन्नौज के राजा विजय चंद के द्वारा बनवाया गया था। और इस मंदिर को इब्राहिम शाह सरकी ने तोड़ दिया। तोड़कर भाई साहब उन्होंने अटाला देवी मस्जिद का बनवा दिया। कहने का मतलब है सिर्फ मंदिर शब्द हटा के क्या बन गया? मस्जिद बन गई। क्लियर है? चलिए, सोनिया सोलंकी, राठौर रवि, दिव्या शुक्ला, हरिमोहन रावत। चलिए बहुत बढ़िया, सब बच्चे आ गए, जबरदस्त। देखो टारगेट क्लास वाले भी आ गए, मतलब सारे कोचिंग वाले यहां पे पढ़ते हैं भाई साहब। सर आप तो गजब तरीके से पढ़ाते हो। चलिए, और ये बहुत खुशी की बात है भाई साहब कि कोचिंग वाले भी मतलब हमको अपना गुरु मान रहे हैं। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझ जैसे छोटे से टीचर को भाई साहब थोड़ा सा जो ज्ञान मुझसे प्राप्त हो रहा या उनको मिल रहा है वो लोग ग्रहण कर लें, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है, चलिए वरुण जी, आपने 18 स्टूडेंट को ऐड कराया है। मैंने आपको वरुण गोचारी आपका नाम ले लिया, खुश रहिए बेटा। सोमी गुप्ता नेपाल से आप हैं, प्रणाम बेटा, प्रणाम। ठीक है, चलिए फिर बात समझना बहुत ध्यान से भाई साहब। अरे तुम लोग मतलब टेस्ट सब कतड़वा दोगे ना, कुछ छोड़ोगे नहीं, क्यों? फिर याद रखिएगा भाई साहब, क्या याद रखिएगा? इब्राहिम शाह सरकी ने, इसने क्या काम किया? इसने जौनपुर को शिक्षा का केंद्र बनाया। क्या बनाया? केंद्र बनाया। अब बात समझिएगा बहुत ध्यान से। जो जौनपुर है, इसने जौनपुर को शिक्षा का केंद्र बनाया। अब जो जौनपुर है, तो बात समझिएगा, जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। भारत का सिराज। भारत का सिराज किसे कहते हैं भाई साहब? जौनपुर को। भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। बात यही आती है कि यह सिराज क्यों कहा जाता है। भाई साहब याद रखिएगा, सिराज एक शहर है, सिटी है। कहां पड़ता है? ईरान में। सिराज एक शहर है, कहां पड़ता है? ईरान में। और याद रखिएगा भाई साहब, जो ईरान का सिराज है वो फेमस किसके लिए है? शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए।
एक प्रकार से शिक्षा केंद्र है। ईरान का जो सिराज है भाई साहब वो शिक्षा केंद्र के लिए फेमस है। इसीलिए इब्राहिम शाह सर्की ने भारत में जौनपुर को शिक्षा का केंद्र बनाया, तो इसकी तुलना ईरान के शहर सिराज से कर दी गई, जिसका नाम भारत का सिराज पड़ गया। तो उम्मीद करते भाई साहब अब एक बार कमेंट करके बता देंगे सब बच्चे, कितने बच्चों को आज पता चल गया जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं। सिराज का वास्तविकता के साथ क्या संबंध है, उम्मीद करते हैं हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। परीक्षित, सतीश, ऋषभ, आशा चौधरी, विकास, दिव्या, है ना। अच्छा, डांडा जी कह रहे हैं मैं पंजाब से पढ़ रहा हूं। अरे यार बड़ी खुशी की बात होती है, बहुत सारे लोग पंजाब हैं, बिहार हैं, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश हैं, उत्तराखंड हैं, यूपी हैं, एमपी हैं और हरियाणा हैं, झारखंड हैं, बिहार हैं, मतलब राजस्थान है, सारे राज्यों से लोग जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से, गुजरात से। फिर भी एक शिकायत करना चाहता हूं, सब लोग अलग अलग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी बंदा अपने क्षेत्र में हमें प्रमोट नहीं करना चाहता। अभी अगर सलमान खान की मूवी आई होती, कोई अगर नया हीरो आया होता, तो भाई साहब पूरी कायनात उसके पीछे पड़ जाती जानने के लिए, अरे कौन आया कौन आया। लेकिन भाई साहब हमें इसलिए प्रमोट नहीं करोगे क्योंकि यार मैं इतना, शायद आपके मन में क्या चलता हूं, मैं सोचता हूं कि मैं आपको समझा पा रहा हूं, बट रियलिटी में आपके दिल और दिमाग में उतरता ही ना हो, समझ में नहीं आता हो, ये बाय मिस्टेक मुझसे हो रही हो, है ना। तो यही कहना चाहता हूं कि भाई साहब कुछ कमियां हैं मुझ में, तो कुछ ना कुछ तो जब मामला बिगड़ा हुआ है तो क्या किया जाए। चलिए, नरेंद्र आप बरेली से हैं, बहुत बढ़िया। नीरज कुमार झा, जबरदस्त। हरिमोहन रावत, आशा चौधरी, सीमा सीता, ममता, अमनाथ, गिरजा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। सब बच्चों को पता चल गया भाई साहब कि सिराज का मतलब क्या है। इसे भारत का सिराज कहते हैं, किसे, जौनपुर को। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई साहब सिराज एक शहर है, कहां पे है, ईरान में, और ये फेमस है किसके लिए, एजुकेशन सेंटर के लिए, मतलब शिक्षा केंद्र के लिए। क्लियर है, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखना, तो उम्मीद करते इतनी बात समझ में आ गई। सपना सिंह, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। क्या फायदा ऐसी हैंड राइटिंग का जो भाई साहब ज्यादातर स्टूडेंट को मेरी वीडियो पहुंच ही नहीं पा रही है। आप लोग छुपा के रखे हो, पढ़ ले तो बस काम खत्म। तुम लोग चाहो ना धुआं धुआं कर दो वीडियो को, एक बार तुम लोग चाहो। यार क्या मैं यूट्यूब में इतना खराब मास्टर हूं, हाँ? ये बताइए आप लोग, एक प्रश्न का जवाब दो, क्या मैं यूट्यूब में इतना खराब मास्टर हूं? क्या आपको लगता है कि मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, समझिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि आई, नो। बट क्या मेरी प्रोग्रेस भगवान ने नहीं लिखी, मेरी प्रोग्रेस आप लोगों नहीं करेंगे? मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वरना भाई साहब मैंने यूट्यूब में देखा है बहुत सारे टीचर्स को जो मान लो शुरुआत की, अपना कैरियर स्टार्ट किए, तो एक प्रकार से क्या होता है ना, बच्चे बहुत प्यार करते, बहुत लाइक करते। बट मेरे साथ जस्ट उल्टा हुआ है कि मैं जितना मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, जितना कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, भाई साहब उसका उल्टा रिजल्ट दे रहे हो कि आप लो और अच्छा पढ़ाओगे, लो तुमको नीचे गिरा रहे हैं, और अच्छा पढ़ाओगे, लो तुमको नीचे गिरा रहे हैं। ये वाला काम हो रहा। तो अब इसका क्या किया भी जा सकता है ना। प्रीति जी पहुंचेंगे सर, एक दिन जरूर पहुंचेंगे बेटा, वो दिन सिर्फ आप ही ला सकते हो। कल करे, कल करने से क्या फायदा, जो काम करना है आज करो यार। अगर तुम्हें पहुंचाना है सब लोगों के पास वीडियो, तो भाई साहब
बहुत बढ़िया, आप केरला से हैं, जबरदस्त। आगे देखो, फिर भाई साहब क्या होगा, इस शासक इस शासक की विद्वान की, जो एक प्रकार से कह सकते हो इस शासक की विद्वानता 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 का उल्लेख कहां पे मिलता है? तो याद रखिएगा, एक पुस्तक का नाम है जिसको कहते हैं कीर्तिलता। कीर्तिलता, और ये कीर्तिलता बुक है। क्या है? बुक। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भाई साहब विद्यापति। विद्यापति। ये भी आपको याद रखना है कि इब्राहिम शाह सरकी के भाई साहब, जो एक प्रकार से इनकी जो विद्वानता थी, इनके जो एक प्रकार से उपलब्धियां थी, इसका पूरा का पूरा वर्णन कहाँ पे मिलता है? पूरा का पूरा वर्णन मिलता है कीर्तिलता नामक पुस्तक में। कौन था लेखक? विद्यापति थे। क्लियर है? फिर यहीं पे एक प्रश्न याद रखिएगा भाई साहब, अंतिम शासक कौन था सरकी वंश का? अंतिम शासक, तो अंतिम शासक था भाई साहब हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। हुसैन शाह सरकी। क्लियर है? अंतिम शासक था। फिर उसके बाद बहलोल लोधी आक्रमण कर देता है और अपना यहां पे प्रभुत्व जमा लेता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया से, हुसैन शाह सरकी। क्लियर है? चलिए, इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गया? तो भाई साहब इस प्रकार पूरा का पूरा जौनपुर समाप्त हो गया। पूरा का पूरा जौनपुर के बारे में हमने आपको बता दिया। जौनपुर के बारे में कुछ नहीं बचा यहाँ पे। जौनपुर का पूरा पूरा इतिहास समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते ये पूरा का पूरा बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, विकास जी आप उन्नाव से, बहुत बढ़िया बात। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? अभिषेक अमालकर, उन्नाव। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि उन्नाव से भी बच्चे जोड़ रहे हैं। बाकी उन्नाव वाले तो मक्कार हैं। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं उन्नाव को चाहता हूँ कि एक उस पे आए, नाम पे आए, बच्चे यहाँ से सिलेक्शन पाए। बट सबसे ज़्यादा मक्कार हैं यहाँ पे लोग। चलिए आगे बढ़े।
भाई साहब जो अगला हम लोग यहाँ पे स्वतंत्र राजवंश पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मालवा। मालवा, और मालवा का जो क्षेत्र है वो एमपी में पड़ेगा जाके। कहाँ पे? एमपी में। ठीक, मालवा के बारे में पहला प्रश्न बता दें। आर्थिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। दृष्टि से महत्वपूर्ण। क्लियर है? फिर याद रखिएगा जो मालवा का क्षेत्र पड़ता है वो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य। मालवा का जो क्षेत्र पड़ता है नर्मदा व ताप्ती नदी के मध्य पड़ता है। क्लियर है? अब आराम आराम पढ़ेंगे भाई साहब। ठीक है, फिर मालवा पर जीता किसने? तो याद रखिएगा 1305 ईस्वी पर, 1305 ईस्वी में एके का मतलब समझ जाओगे, ए मतलब अलाउद्दीन और के का मतलब पहले हमने पूरा लिख दिया खिलजी। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई। विजय प्राप्त कर ली कहां पर? मालवा पे। उसके बाद भाई साहब क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि 1401 ईस्वी में, ये बात समझना बहुत ध्यान से, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजय प्राप्त कर ली गई। और अलाउद्दीन खिलजी के बाद भाई साहब यहां पर क्या हो गया? मालवा का इक्तेदार नियुक्त कर दिया गया था। मालवा का इक्तेदार, और वो इक्तेदार बनाया किसे गया था? दिलावर खां को। भाई साहब वो इक्तेदार किसे बनाया गया था? वो इक्तेदार जो बनाया गया था वो दिलावर खां को बनाया गया था। ठीक है, अब वो इक्तेदार दिलावर खां को किसने बनाया होगा? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने तो विजय प्राप्त कर ली थी, दिल्ली सल्तनत में मालवा चला ही आ रहा था। बाद में मालवा का इक्तेदार दिलावर खां को बनाने में किस शासक की भूमिका थी? फिरोज तुगलक की। फिरोज तुगलक ने मालवा का इक्तेदार किसे बना दिया? दिलावर खां को। उसके बाद दिलावर खां ने क्या किया? 1401 ईस्वी, 1401 ईस्वी में मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। किसने? भाई साहब बाद में दिलावर खां, पहले क्या बनता है? इक्तेदार। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा। बाद में 1401 ईस्वी में मालवा को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। किसने? तो याद रखिएगा दिलावर खां ने। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मालवा एक स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो मालवा एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? दिलावर खां के द्वारा। क्लियर है? मीनाक्षी शर्मा कमेंट भी पढ़ लें। कमेंट क्या पढ़ ले बेटा बताओ, है ना? कमेंट अगर पढ़ लेंगे तो आप लोग वैसे भी अब प्यार व्यार करते नहीं यार, है ना? सब तुम लोग बहुत ज़्यादा दुखी करते हो। सही है यार, और क्या बताएं तुमको, कहना ही पड़ता है। चलो फिर आगे देखो बहुत ध्यान से। इतनी बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं आगे की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो भाई। देखो भाई साहब, जिन बच्चों ने त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किया है, जिन बच्चों ने त्रिशूल बैच नहीं ज्वाइन किया, जीके जीएस अच्छा करें हमारे साथ। त्रिशूल बैच मात्र 1500 रुपये में। तो ये स्टडी पाई ऐप पर मिलेगा। कौन से ऐप पे? स्टडी पाई ऐप पर। और
ये मान लीजिएगा कि बहुत ही अच्छा बैच है, और जो दिया गया नंबर स्क्रीन पे है, इस नंबर पे बस आपको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करके आप दी गई मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है। फिर आगे बात समझो। दिलावर खां के बाद गद्दी पे कौन बैठा मालवा पे? मालवा पे दिलावर खां के बाद जो गद्दी पर बैठा उसका नाम था भाई साहब अलप खां। अलप खां। और सबसे बड़ी बात, अलप खां की उपाधि का नाम क्या था, टाइटल? तो टाइटल का नाम याद रखिएगा हुसंग खां। हुसंग खां, कितनी गजब की उपाधि थी, हुसंग खां। ठीक, हुसंग शाह है, हुसंग शाह। हुसंग शाह किसकी उपाधि थी भाई साहब? ये उपाधि थी अलप खां की। अलप खां की उपाधि का नाम था हुसंग शाह। तो इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, अलप खां ने सबसे पहला काम क्या किया? अलप खां ने सबसे पहला काम किया भाई साहब, इन्होंने कैपिटल चेंज कर दी। और कैपिटल क्या चेंज कर दी? धारा से मांडू कर दिया, धारा से मांडू। और मालवा पड़ता था एमपी में, तो ये भी कहाँ पड़ता है, एमपी में स्थान। तो धारा से मांडू कैपिटल किसने चेंज की भाई साहब? हुसंग शाह या अलप खां ने। फिर यही प्रश्न आता है भाई साहब कि मांडू में एक दुर्ग किसने बनवाया? मांडू में एक दुर्ग मतलब किला। और ये दुर्ग इसलिए नहीं पेपर में पूछा था, दुर्ग देख को पूछा क्यों जाता, भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है ये, भारत का सबसे बड़ा दुर्ग, यह किला कौन सा? मांडू का। कौन सा भाई साहब? मांडू का। क्लियर है? मांडू का भाई साहब किला जो है भारत का सबसे बड़ा दुर्ग है। और याद रखिएगा तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण क्या है, होशंगाबाद की स्थापना, होशंगाबाद शहर की स्थापना। तो होशंगाबाद शहर की स्थापना किसने की भाई साहब? वो की हुसंग शाह। हुसंग शाह अर्थात अलप खां ने। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। फिर याद रखिएगा ये जो मांडू स्थान है, मांडू, मांडू पेपर में प्रश्न आता है, इसमें हुसंग शाह का मकबरा है। पेपर प्रश्न आता है हुसंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप बता लोगे हुसंग शाह का जो मकबरा है भाई साहब वो मांडू में है। कहाँ पे है? मांडू में। फिर यहीं पे मांडू इस मकबरे के बारे में क्या प्रश्न आता है? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल की पहली रचना, दिल्ली सल्तनत काल की पहली रचना जो पूर्णता संगमरमर की बनी है। किसकी बनी है? संगमरमर की, संगमरमर की बनी है। दिल्ली सल्तनत काल की पहली रचना जो पूर्णता संगमरमर की बनी हुई है। और मैं बता दूं इसी का कॉपी किया गया है, इसी का कॉपी किया गया है जो भारत का ताजमहल बनवाया गया है। तो पेपर में प्रश्न आता है दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी कौन सी रचना है जो पूरी तरह सल्तनत संगमरमर की है? तो भाई साहब हुसंग शाह का मकबरा जो मांडू में स्थित है, और जो ताजमहल स्थित है आगरा में, वो कॉपी किसका किया गया है?
ये हुसैन शाह का मकबरा का, क्योंकि भाई साहब ताजमहल भी संगमरमर का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है? संगमरमर का। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते भाई साहब ये आप बात पता चल गई होगी अच्छे से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, जबरदस्त। भाई साहब पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा। फिर मालवा में अंतिम शासक याद रखिएगा, जिसका नाम है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी के समय क्या इंपॉर्टेंट एक काम हुआ भाई साहब? इसने जहाज महल का निर्माण कराया। जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? महमूद खिलजी ने। क्लियर है? फिर याद रखिएगा, अंत में गुजरात ने मालवा पे आक्रमण करके मालवा पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से मालवा का अस्तित्व समाप्त होके वहां पे अब गुजरात का शासन चालू होगा। तो गुजरात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? हेमंत जी, क्लास का टाइम चेंज कर दिया? नहीं, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, क्लास का टाइम चेंज नहीं हुआ। क्लास जो है भाई साहब डेली आपकी 7 बजे चलती है। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर कर दे। ठीक है, चलिए, मिलेंगे आपको भाई साहब कल शाम 7 बजे एक नए सेशन के साथ। और जिन बच्चों को त्रिशूल बैच ज्वाइन करना है, इस नंबर पे कॉल कर लें। त्रिशूल बैच ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर लें और गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी पाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, साथ में इस नंबर पे कॉल करके त्रिशूल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथियों, विदा लेते हैं। आज क्लास थोड़ा सा कम एनर्जी में गई है, क्योंकि भाई साहब आज थोड़ा सा तुम लोगों का प्यार, मज़ा नहीं आया। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे आपको कल शाम 7 बजे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।